सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। तो बच्चों, आज है रविवार और रविवार के दिन हम लोग करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले सुनते हैं बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 मनोरंजक कार्यक्रम, नो बुलिंग और सांता हेल्प्स जैक। उसके बाद देखेंगे एक मनोरंजन और जानकारी से भरपूर वीडियो, विच सीजन इज इट। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल प्रोग्राम ढेर सारी मस्ती के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने यह जाना कि महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बड़े, कैसे श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र के नाटकों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सत्य की तरफ उनका झुकाव शुरू हुआ। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आदर्श था। मोहन के बड़े भाई और एक रिश्तेदार की शादी थी। खर्चा बचाने के लिए मोहन का ब्याह भी कर दिया गया और उस समय वो 13 साल के थे। बाजा गाजा, नए कपड़े, बढ़िया खाना और उत्सव में तीनों बालक खोए हुए थे। शादी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उन्हें खबर तक नहीं थी। बड़े होने के बाद मोहनदास बाल विवाह के घोर विरोधी हो गए थे। कस्तूरबाई, उनकी पत्नी, उम्र में मोहन से कुछ महीने बड़ी ही थी। शुरू में दोनों एक दूसरे से लजाते थे। फिर मोहन को लगा कि उन्हें खेलने के लिए एक नई दोस्त मिल गई। किसी किताब में मोहन ने एक पत्नी व्रत के बारे में पढ़ा। उन्हें बात जम गई। पति को तो अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना ही चाहिए, लेकिन इस व्रत का उन पर एक बुरा असर भी पड़ा। वो खुद को कस्तूरबाई से बेहतर समझने लगे, हमेशा ही उन्हें अपनी निगरानी में रखना चाहते थे। कस्तूरबाई कहीं भी जाए, मोहन चाहते थे कि वो उनसे अनुमति लेकर के ही जाए। कस्तूरबाई ऐसी कैद सहन करने वाली नहीं थी। उन्हें जहां भी जाना होता वो बिना पूछे निकल जाती और इस वजह से दोनों के बीच कभी कभी झगड़े होते थे, बातचीत भी बंद हो जाती थी। नोक झोंक कितनी भी होती हो, पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। कस्तूरबाई एकदम अनपढ़ थी। मोहन उन्हें अपनी किताबों से पढ़कर सुनाते थे। उन दिनों लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। मोहन की कुछ कोशिशों के बावजूद कस्तूरबाई जीवन भर ठीक से पढ़ना लिखना सीख नहीं सकी। शादी की वजह से मोहन की 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई थी, लेकिन एक अध्यापक ने उन पर भरोसा किया और उन्हें एक कक्षा आगे डलवा दिया। उनका कहना था, मेहनत करो, 2 दर्जे की परीक्षा 1 साल में पास कर लोगे। 2 साल की परीक्षाएं एक साथ देना। इसी समय पढ़ाई का माध्यम गुजराती से अंग्रेजी हो गया।
रेखा गणित तो मोहन के लिए बहुत कठिन थी, कुछ समझ में ही नहीं आता था। उनका मन करता कि एक कक्षा नीचे चले जाएं, लेकिन अगर फेल हुए तो गुरुजी का विश्वास टूट जाएगा, शर्मिंदगी तो होगी ही। डर के मारे उन्होंने खूब मेहनत करी और फिर रेखा गणित समझ में आने लगा, आसान लगने लगा। वे सहज तर्कशास्त्र ही तो था। संस्कृत के अध्यापक बहुत सख्त थे। मोहन को संस्कृत में इतना कुछ रटना, उसे याद रखना मुश्किल लगता था। वो संस्कृत छोड़ने की कोशिश करने लगे। शिक्षक को यह बुरा लगा कि छात्र हार मान रहा है। उन्होंने मोहन की हिम्मत बढ़ाई और उनके प्यार ने मोहन का मन बदल दिया। लगातार अभ्यास करने से उनकी संस्कृत ठीक हो गई। बड़े होने के बाद बापू संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर जी का बहुत उपकार मानते थे। उन्हीं की वजह से वे संस्कृत शास्त्रों का आनंद ले पाए। बापू कहते थे कि उच्च शिक्षा में मातृभाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी पुरानी जुबानें सीखने वालों को बहुत से फायदे होते हैं। उनके लिए दूसरी भाषाएं सीखना सुलभ हो जाता है। कभी कभी जब विद्यालय मोहन को कोई पुरस्कार या वजीफा देता तो उन्हें अचरज होता। वो बहुत होशियार चाहे नहीं हो, लेकिन मेहनती और ईमानदार तो थे। सभी अध्यापक उनके लिए स्नेह रखते थे। पढ़ाई का डर उनके मन से अब चला गया था। पढ़ाई की ही नहीं, उन्हें अपने व्यवहार की भी चिंता रहती थी। छोटी सी चूक से उनकी आंख भर आती। कोई शिक्षक अगर डांट देता तो पूछो ही मत। मोहन को सजा मिलने से ज्यादा इस बात का पछतावा होता कि उन्होंने सजा लायक काम किया ही क्यों। उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक दोराब जी हर काम कायदे से करते थे। अनुशासन और खेलकूद पर उनका जोर था। वे सभी लड़कों के प्रिय भी थे। पढ़ाई के बाद व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल जब तक अनिवार्य नहीं हुए तब तक मोहन उनमें भाग नहीं लेते थे। शर्मीले थे तो उन्हें संकोच भी होता था। वो खेल कूद का शिक्षा में कोई स्थान नहीं मानते थे। मोहन एक बार शनिवार को खेल के मैदान में देर से पहुंचे। उनकी हाजिरी नहीं लगी। बाद में दोराब जी ने उनसे कारण पूछा तो जवाब मिला वो उन्हें ठीक नहीं लगा। गुस्से में उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो और गैर हाजिरी की वजह से उन्हें एक आने का जुर्माना भरना पड़ा। बाद में जुर्माना रद्द हो गया। उन दिनों मोहन के पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें सेवा की जरूरत थी। उन्होंने विद्यालय पत्र लिखकर मोहन को खेलकूद से छूट दिलवा दी। व्यायाम ना करने का उनकी सेहत पे कोई असर तो नहीं पड़ा। खुली हवा में दूर तक टहलने के बारे में मोहन ने कहीं पढ़ा था और ये आदत उनकी जीवन भर रही। लंबी दूरी तक पैदल सैर करने से उनका शरीर मजबूत बना रहा। लेकिन बाद में बापू ने लिखा कि व्यायाम के बारे में वे अपने लड़कपन में एकदम गलत थे। उन्हें बड़ा होने पर ही समझ में आया कि शिक्षा के लिए शरीर की कसरत भी उतनी ही जरूरी है जितना कि मानसिक अभ्यास। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि बचपन में बापू के दोस्त किस तरह के थे और उनका क्या प्रभाव पड़ा। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी।
Hello everyone, Brisky is back. Today, let us explore a story where a little boy gets teased and bullied. He soon understands how to deal with the bully. Meet little Nitin. He is 6 years old and a very bright young boy. He has lovely curly black hair and everyone loves this. They always tell him how beautiful it is. One day, his family moves to a new town. Nitin joins a new school. On his first day of school, he is very excited. I am going to make loads of new friends, he thinks happily. But he was in for a shock when he went to school. One of his classmates, a boy named Hari, sees him come in. He bursts out laughing. As Nitin is wondering why, Hari laughs harder. Look at that hair, laughs Hari. It's so funny. I have never seen such curly hair on a boy. Ha ha ha, you look funny. I'm going to call you Curly Head. How will you feel if someone teases you like this? Like Nitin, you too may feel very upset. Poor Nitin, he has never been teased this way before. He is very upset. Quietly, he takes his seat and doesn't say a word to anyone. Hari laughs and mocks Nitin whenever he sees him. How do you think you will feel when someone continuously teases you like this? Nitin feels miserable. He hates his new school and wishes he could get back to his old one. Nitin becomes quieter and quieter. He slowly stops talking to people around him. His parents are worried. They have a chat with him. What's wrong, Nitin? You have become very quiet. You don't talk to anyone. You don't even talk to us much now, they ask. Nitin bursts into tears. It is this stupid curly hair of mine. It makes me look silly and no one wants to make friends with a boy with hair like this. I feel horrible. Nitin, his parents say, how does it matter whether your hair is curly or straight? That shouldn't stop you from making friends or people from being friendly with you. Everyone laughs at me, cries Nitin. Everyone? Asks his mother. Actually, only this one boy, Hari, laughs at my hair, admits Nitin. He always makes fun of me. He makes me feel so bad that I never even try to make friends with anyone else. I'm scared they will make fun of me too. Then go talk to him and tell him how you feel, says his father. If he won't listen to you, then go tell your teacher. You should not stay quiet about it. So, the next day, Nitin goes to talk to Hari. Now, can any two of you enact a role play of the conversation between Nitin and Hari in this situation? Hari, Nitin says politely but firmly. I need to tell you something. What is it, curly head? Giggles Hari. I hate it when you call me that, bursts out Nitin. I have a nice name, you know. It is Nitin. Hari is taken aback. He doesn't know what to say. He mumbles, I am just teasing you for fun. Well, it is not funny, says Nitin sternly. It makes me feel bad and upset. Only then does Hari realize that his words have hurt Nitin so much. Hey Nitin, I'm really sorry. I did not mean to hurt you. Actually, the truth is, I would really like to be your friend, says Hari shyly. Really? Then why do you make fun of me and laugh at me? Asks Nitin, surprised. You see, I am a little big for my age. All the other kids are a little scared of me, so I don't really have any friends, says Hari. And then Nitin smiles and says, Don't worry, Hari. I'll be your friend. Hari is thrilled.
By the way, I really like your curly hair. I think it looks amazing. Was jealous of you, he says to Nitin. They walk into class, laughing, and from that day onwards, Hari stopped bullying others. Nitin and Hari become best friends. Do you ever tease anyone about the way they look or the color of their skin or the way they walk? Do you think it is right to tease someone? What would you do if someone teases you? Next time you want to tease someone, remember, it can hurt his or her feelings. Making casual remarks about how someone looks or how he or she is dressed is not right, even if you mean it as a joke. It can be hurtful. Also remember that if you are being teased, it is never your fault. Bye for now. Hello dear friends, Brisky here. Let us gather ideas to overcome stress, especially when it arises out of interactions with others. It is Christmas time and Santa is going to pay a visit to his favorite people on earth, children. Oh, there's little Zack. Let's see what he's up to. Zack, what are you doing here? Can I play too? Are you serious? You can't play with us. You are too slow. I'm not slow. You are. And you are too small too. Teeny weeny Zack, teeny weeny Zack. He'll take half an hour to run around the field. Zack is upset. He's taking out his anger on the furniture. Do you think what Zack is doing is right? If you were angry and upset, what would you do? Looks like it's a group study session at Zack's friend John's house. There he comes again. Zack, what are you doing here? Didn't we tell you are not part of the study group anymore? We don't want slow coaches. Yeah, you don't even know your 3 times tables. Zack is very upset. Zack, what's wrong? Nothing. Leave me alone. If something was bothering you, would you talk to an adult about it or would you keep it to yourself? Zack, will you play with me? No, I won't play your stupid game. Leave me alone. I need to help him deal with his problem. Santa? Hello, Zack. Merry Christmas to you. Merry Christmas, Santa. I'm so happy to see you. I've been watching you, Zack. You've been upset and a bit rude to your family. I know, Santa. I've been upset. My friends keep teasing me and bullying me. I'm scared to go to school. I don't want to face anyone. Why didn't you tell your mother? She won't understand. She'll tell me not to talk to them or something. Can you help me? That's why I'm here. This is a magic candy cane. Just keep it with you and it will give you courage to face the children who bully you. Thanks, Santa. Hi, teeny weeny Zack. Stop calling me that. What did you say? Stop calling me teeny weeny Zack. It's not funny and I hate it. I'm sorry, Zack. I was just trying to be funny. I didn't know it upset you so much. The candy cane really works. I stood up to that bully. Hey, slow coach! I am not a slow coach. Stop calling me that. I missed a few classes when I was sick and I need to catch up. It's really mean and rude to call someone a slow coach. Okay, calm down, Zack. I was just making a joke. It's not a joke if it hurts someone. With the help of the courage-giving candy cane, Zack faced all his bullies. He told them how rude they were being and they all realized how wrong they had been.
Mother, Maya, I'm so sorry. I've been so rude to you both. I promise to change from now on. Santa, thank you so much for the magical candy cane. It helped me deal with all my problems. Oh, Zach, there was no magic in that cane. The courage came from within you. What? Really? Yes. You see, whenever there is a problem, you need to face it and not run from it. Instead of being angry at other people and things, you should stand up to the people who upset you. If that doesn't work, you should talk to an adult about it. Your parents or your teacher, anyone you trust. The one thing you must not do is keep it all inside you. That's not good for you. You're right, Santa. Now I know how to deal with bullying. All is well again. Have you ever been bullied by anyone? If yes, how did it make you feel? And how did you deal with it? Think about the next question and try to be honest. Have you ever bullied anyone in any way? Like calling names, pushing someone smaller than you, or snatching a toy away from someone? If you have done any of these things, do you think that is right? Why? Why not? Just as it is wrong to bully someone, it is also wrong to stay quiet when you are being bullied. The right thing to do is to deal with the problem, either by facing the bully or by talking to an adult about it. Which season is it? What are you doing, Buzz? Chinu, I am feeling hot. This is my fan. Buzz, Raja, come here. Let's play. Meenu, don't you feel hot? Buzz, everyone feels hot in the summer season. What is summer season? Oh, the sun shines brightly. So, we feel very hot in the summer season. I like to have ice creams in
summer. Yes, we also drink lots of water. So when it is very hot, it is summer. And look, I am wearing a cotton dress. So I don't feel hot. Will it be summer all the time? No, Buzz. April, May, and June are the summer months. We have our school holidays also in summer months. Oh, look at the sun, Meenu. It is so bright and hot. Yes, the sun is very hot. Even wells, ponds, and lakes dry up because of the heat. Run fast! It's raining! Oh, Buzz, you are wet. Grandma, Buzz got wet in the rain. Can we go out and play in the rain? Yes, we can. But let us wear our raincoat before we go out. Then we will not get wet. Oh, the rain is so lovely. It will be fun to play in the rain. Meenu, will it rain always now? Buzz, only July and August are monsoon months. What is monsoon? Monsoon is the season when it rains. The rain fills up the wells, ponds, and lakes again. I am feeling a little cold. It is so cold. It is just like winter. Winter? What is winter? Buzz always asks questions. Winter is the season when we all feel very cold. Oh yes, we feel very cold in the night and in the day also. We wear our woolen sweaters in winter to keep us warm. So winter is very cold. Yes, Buzz. December and January are really cold months. It even snows in the mountains. It is very cold for people who live
in the mountains. They wear thick woolen clothes. Oh, Meenu, you wear so many different clothes. Yes, Buzz. We wear cotton clothes in summer. It is light and keeps us cool. We wear woolen sweaters in winter. It keeps us warm. I also like to drink hot milk in winter. And a raincoat when it rains. It keeps us dry. Meenu, will you ask Grandma to knit a woolen sweater for me? I will wear it in winter. Yes, Buzz. Which color do you want? Red, yellow, no, green, no, blue. Stop it, Buzz. But I like all colors. I just want a woolen sweater. Come, let's go inside the house. I will ask Grandma to make a woolen sweater for you. Friends, does it rain where you live? We have 3 seasons here. Summer season, winter season, and monsoon season. Do you also have them? Friends, Buzz needs help. Will you help him? But you have to answer loudly. When do you feel very hot? In the summer season. When do you feel very cold? In the winter season. When does it rain? In the monsoon season. What do you wear in summer? Cotton clothes. What do you wear in winter? Woolen sweater.
What do you wear when it rains? A raincoat. Which are the summer months? April, May, and June. When is the monsoon season? July and August. Which are the winter months? December and January. Do you like to get wet in the rain? Shall we match the clothes with the season? Winter. Sweater. Summer. Cotton shirt. Rainy season. Raincoat. Winter. Sweater. Summer. Cotton shirt. Rainy season. Raincoat. Bye, friends. संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम हाथी के बारे में जानेंगे। हाथी स्थल प्राणियों में
धरती पर पाए जाने वाला विशालतम स्तनधारी जंतु है। एशियाई सभ्यताओं में हाथी बुद्धिमता का प्रतीक माना जाता है। ये अपनी स्मरण शक्ति तथा बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। आमतौर पर इनका वजन 5000 किलो तक होता है। भारतीय हाथी लंबाई में 10 फुट तक पहुंच सकता है और नर मादा से ज्यादा बड़े होते हैं। भारतीय हाथी अफ्रीकी हाथियों जैसे ही दिखते हैं, पर उनके कान और दांत छोटे होते हैं। भारतीय हाथी के सूंड अफ्रीकी हाथी से ज्यादा बड़ी होती है। पंजे बड़े और चौड़े होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हाथी जो है वो बच्चे और सभी वर्ग के जो दर्शक हैं उनमें खासा लोकप्रिय होता है और ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं दर्शकों के लिए। पटना जू में अभी वर्तमान में 2 हथनी हैं जिनका नाम माला और लक्ष्मी है और माला की उम्र लगभग 40 साल है, लक्ष्मी की उम्र लगभग 12 साल है। दोनों फीमेल हैं। हाथियों को पानी से बहुत लगाव होता है, इसके लिए पटना जू में एक बड़ा सा पॉन्ड का भी निर्माण किया गया है जिसमें पानी भरा जाता है। इसके अतिरिक्त इनके नहाने के लिए, पीने के लिए भी अलग से पानी की व्यवस्था है। गर्मी में चूँकि इन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है तो इसके लिए एक झरने का भी इंतज़ाम किया गया है जिससे पानी ऊपर से गिरता है। इनके पैर में आगे के पैर में 5 नाखून होते हैं और पीछे में 4 होते हैं। इसके अतिरिक्त इनके शरीर पर बाल बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। पटना जू के अंदर में जो एलिफेंट्स हैं इनका खाने के लिए हम मेनली जो डाल पत्ते हैं अलग अलग तरह के, इसके अतिरिक्त गन्ना, केले का थम इत्यादि इन्हें दिया जाता है जो इन्हें काफ़ी पसंद है। इसके अतिरिक्त जो फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो भी इन्हें दिए जाते हैं। प्रतिदिन लगभग 150 kg एक एलिफेंट को खाना दिया जाता है। हाथी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है जो जमीनी जीवों में सबसे लंबा है। जन्म के समय हाथी का बच्चा करीब 104 किलो का होता है। ये सामान्यतः 70 वर्ष तक जीवित रहते हैं। एक हाथी की त्वचा 3 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। हाथी दांत हाथी के जीवन काल में निरंतर बढ़ते रहते हैं। एक वयस्क नर के हाथी दांत लगभग 1 वर्ष में 18 सेंटीमीटर की दर से बढ़ते रहते हैं। हाथी के पैरों की बनावट मोटे स्तंभों या खंभों के समान होती है। हाथी को अपनी सीधी टांगों और बड़े गद्देदार पैरों की वजह से खड़े रहने में मांसपेशियों से कम शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी कारण हाथी बिना थके बहुत लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। भारतीय हाथी झाड़ीदार जंगलों के पास रहते हैं, पर इनकी निवास अन्य जगहों पर भी हो सकती है। ये स्वभाव से खानाबदोश होते हैं और एक स्थान पर कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रहते हैं। ये जंगलों में रहते हैं, पर खुले स्थान और घास वाली जगहों पर जाना पसंद करते हैं।
सूंड हाथी की नाक और उसके ऊपरी ओठ की संधि है। लंबी हो जाने के कारण यह हाथी का सबसे महत्वपूर्ण तथा कार्य कुशल अंग बन गया है। एक तरफ तो हाथी की सूंड इतनी संवेदनशील होती है कि घास का एक तिनका भी उठा लेती है, तो दूसरी तरफ इनकी मजबूती भी होती है और ये पेड़ की टहनियों को भी उखाड़ लेते हैं। नमस्कार, संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज चलते हैं स्नेक हाउस यानी सांप घर में। आज की इस कड़ी में बात करेंगे यहाँ के 3 प्रकार के सांपों के बारे में। डरिए नहीं, ये तीनों नॉन पॉइजनस यानी विषहीन हैं। यह है सबसे लोकप्रिय अजगर। ये भारतीय महाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में सबसे भारी भरकम सांप है। एक वयस्क अजगर की औसत लंबाई 14 फीट और वजन 50 किलोग्राम तक होता है। अजगर, जिसे अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं, ज्यादातर उजले या पीले रंग के होते हैं। ये एक सुस्त प्रवृत्ति वाले सांप हैं और ये सिर्फ भोजन की खोज में और दुश्मनों से बचने के लिए ही गतिशील होते हैं। अजगर पानी में तैर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। इनका मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी जंतु, पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स होते हैं। अजगर एक ऐसा सांप है जो छोटे हिरण को भी निगल सकता है। अजगर सामान्यतः 8 से 100 अंडे देते हैं और 48 से 69 दिनों के बाद सपोला निकलता है। ये अपने शिकार को अपने शरीर से लपेट के मार देते हैं। ज्यादातर ये पेड़ों के पास पथरीले इलाकों में पाए जाते हैं जहां नदी या तालाब हो। अजगर अच्छे तैराक होते हैं और आधे घंटे तक पानी में डूबे रह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेक हाउस हमेशा से ही दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। पटना स्पीसीज में रॉक पाइथन के तीनों स्पीसीज जो इंडिया में पाए जाते हैं वो मौजूद हैं। रेटिकुलेट हैं, रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन। इनका एग लेइंग मार्च महीने में शुरू होता है। लगभग 15 से 20 अंडे को एक एग ले करते हैं। लगभग 90 दिनों तक इसको वेट करते हैं, फिर इससे बच्चे निकलते हैं। रॉक पाइथन है, इसको खाने में हम लोग यहाँ पे गिनी पिग, रैबिट या चिकन इत्यादि दिया जाता है। सप्ताह में 2 दिन इनको दिया जाता है। और हमारा फ्यूचर प्लान में एक और स्पीसीज को अभी हम लाने जा रहे हैं, किंग कोबरा का, जो एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त डेनमार्क से यहाँ कुछ स्पीसीज आने जा रहे हैं रेप्टाइल्स में ही, जिसमें आपके ग्रीन एनाकोंडा, बॉल पाइथन, फिर राइनो इगुआना, इसके अलावा नाइल क्रोकोडाइल भी आने जा रहा है। तो जो यहाँ का कलेक्शन प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं धामिन यानी रैट स्नेक के एनक्लोजर के पास, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक विषहीन सांप है। शुष्क स्थलों पर यह पीले रंग का होता है, लेकिन पानी वाले जगहों में ये काले रंग के भी होते हैं। इनका शरीर लंबा और पूंछ पतली होती है। इनकी औसत लंबाई 1.6 से 2 मीटर तक की होती है और ये तकरीबन 11 सालों तक जिंदा रहते हैं। ये ज्यादातर चूहे खाते हैं, इसीलिए इन्हें रैट स्नेक भी कहा जाता है। धामिन एक बार में 6 से 14 अंडे देती है
और 2-3 महीनों के बाद इससे बच्चे निकलते हैं। अब चलिए सैंड बोआ की तरफ। 2 मुंहा सांप के नाम से मशहूर सैंड बोआ ईरान, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। ये विषहीन सांप हैं जो बेहद शर्मीले होते हैं। ये रेतीले मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। ये सैंड बोआ इतने सीधे होते हैं कि आप इन्हें हाथ में भी उठा सकते हैं। इस सांप का मुंह और पूंछ एक जैसा होता है, इसीलिए इसे 2 मुंहा के नाम से जाना जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में 2 प्रकार के सैंड बोआ हैं, एक कॉमन सैंड बोआ और एक रेड सैंड बोआ। जैसा कि नाम से ही है, सैंड बोआ ये प्रायः बालू और मिट्टी में मिलते हैं। इन्हें 2 मुंहा सांप भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में सांपों की सैंड बोआ के रख रखाव में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। बालू को हम लोग मेंटेन करते हैं, इसके केज की सफाई की जाती है। बालू पूरा प्रॉपर मेंटेन करके उसका तापमान जो है स्थिर तापमान पे रखा जाता है। भोजन के रूप में हम लोग इसे चूहा और गिनी पिग प्रदान करते हैं और उसी प्रकार से ऋतु के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। जाड़े के ऋतु में इनके शरीर के तापमान को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त उष्मा दी जाती है, गर्मी प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार गर्मी के मौसम में इन्हें ठंड प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, जमीन को नमी प्रदान किया जाता है, पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।